गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज आप चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर आपका नंबर 6 है, मृदा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मृदा को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, उन प्रकारों को कौन कौन से स्थान पर मिलते हैं, ये सभी हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। तो देखिए, क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों और घास फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करते हैं। देखिए, क्या कभी आपने उस कारक के बारे में सोचा है? वो कारक हमारे यहाँ पर क्या है? मृदा ही है। तो क्या आपने उस कारक के बारे में कभी सोचा है जो धरातल पर वृक्ष वगैरह हैं, घास है, फसल है, उन सभी को मतलब अनेक रूपों में पोषण प्रदान करता है? वह क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उगा सकता है? यदि मिट्टी नहीं है तो क्या घास का एक तिनका उगाया जा सकता है? यद्यपि जलीय प्रकृति के जो पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी के पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते हैं? आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूप्रपट्टी की सबसे महत्वपूर्ण परत है, ठीक है। जो सबसे ऊपरी परत होती है वह मृदा ही होती है, और यह भूप्रपट्टी की भूप्रपट्टी क्या है? जिस पर हम रहते हैं उसे भूप्रपट्टी कहा गया है। तो यह भूप्रपट्टी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारे अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाले भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास जो है वह हजारों वर्षों में होता है। देखिए, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम किस पर रहते हैं? मिट्टी पर निर्भर रहते हैं, और इस मिट्टी का जो निर्माण है वह हजारों वर्षों में पूरा होता है। फिर देखिए, अपक्षय और कर्मण के विभिन्न कारक जन सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। मृदा जो है वह सैल, मलबा तथा जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। देखिए, मृदा क्या है? मृदा जो है वह सैल है, जो मलबा है, ये जो भी जैव सामग्री है उन सभी का क्या है? मिश्रण है, और यह पृथ्वी की सतह पर, ऑलरेडी टोल्ड यू, भूप्रपट्टी, ठीक है, उसका महत्वपूर्ण पार्ट है ये। तो ये कहता है कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है वहीं पर यह विकसित होती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? उच्चावच, ठीक है, जो हाइट वगैरह है, जनक सामग्री, जलवायु जो वहाँ की है, वनस्पति हैं, अन्य जीव रूप और समय। इनके अतिरिक्त मानव क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मृदा के जो घटक हैं वह खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होता है, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इन घटकों का संयोजन जो है वह भिन्न प्रकार का पाया जाता है। क्या आपने कभी जो महोत्सव है उसको मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? जनरली जब भी हम वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं तो वन महोत्सव जो है वह वनों के संरक्षण से संबंधित होता है, वनों के बचाव से संबंधित होता है, और अधिक से अधिक पेड़ लगाने से संबंधित होता है। तो क्या उस ड्यूरेशन में कभी आपने ऐसी चीज़ें की हैं कि कभी भी आपने एक गड्ढा खोदा हो वृक्ष लगाने के लिए? क्या इस गड्ढे में मिट्टी की परतें समरूप होती हैं? क्या इसमें जो आपने गड्ढे की खुदाई की है तो समरूप मतलब एक जैसी परतें होती हैं, अथवा इसमें शीर्ष से तली तक मृदा के रंग जो हैं वह अलग अलग थे? यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं जिन्हें संस्तर कहा जाता है। देखिए, जब भी हम भूमि के अंदर एक गड्ढे की खुदाई करते हैं तो वहाँ हमें 3 प्रकार की परतें दिखाई देती हैं जिन्हें संस्तर कहा जाता है। कै संस्तर सबसे ऊपरी खंड, देखिए 3 भागों में विभाजित किया गया है, कै, खे, गै, ठीक है। सबसे ऊपर वाली कै, बीच वाली खे और नीचे वाली जो है वह गै परत होती है। तो देखिए, कैस स्तर सबसे ऊपर वाली परत होती है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जो है वह जैव पदार्थ, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल से संयोग होता है। जो पौधे की जो मिट्टी की जो ऊपर वाली परत है, यदि मैं उसे कैस स्तर में विभाजित करती हूँ तो मैं कहूँगी कि जो कैस स्तर वाली मेरी परत है उसके अंदर वे सभी अनिवार्य पोषक तत्व विद्यमान होते हैं जिनकी एक पौधे को रिक्वायरमेंट होती है। कै संस्तर कि कै संस्तर तथा गै संस्तर के बीच का संक्रमण होता है। कै कौन सी परत होती है? जो कै और गै के बीच की परत होती है, जिसे नीचे या ऊपर दोनों
से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथा फिर खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। ठोस स्तर की रचना जो है वह ढीली जनक सामग्री से होता है। यह पृथ मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है। देखिए, यदि हम मृदा की प्रथम अवस्था की बात करें तो वह ठोस स्तर में मौजूद होती है और जो ठोस स्तर वाली परत होती है वह काफ़ी ढीली परत होती है। अंततः ऊपर की दो परतें इसी से बनती हैं। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। जो अब मैंने आपको व्यवस्था बताई है कै, देन आफ्टर कै, फिर उसके बाद गे, जो मैंने आपको ये व्यवस्था बताई गई है, तो इस व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? परिच्छेदिका कहा जाता है। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि परिच्छेदिका किसे कहा जाता है, देन यू कैन एक्सप्लेन। इस 3 संस्तरों की नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। तीनों ही सतरों के नीचे क्या होती है? एक चट्टान अवस्थित होती है जिसे जनक चट्टान कहा जाता है। मृदा जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है सदा मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है। देखिए, मृदा क्या है? जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मृदा का वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास भी है। अब देखिए, भारत में हम पढ़ेंगे यहाँ पर मृदा का वर्गीकरण, मृदा को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास के लिए योगदान दिया है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही जब कुछ कारक बताए थे आपको मृदा से संबंधित, तो इन सभी कारकों को मैंने वहाँ इंक्लूडेड किया था जिसकी वजह से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ये जो सारे कारक हैं यही रिस्पॉन्सिबल है मृदा के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम प्राचीन काल में मृदा को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। उर्वर जो उपजाऊ है, ऊसर जो अनुवर है। देखिए, जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसे उर्वर कहा जाता है। उपजाऊ जिसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, जिसमें फसलें उगाई जाती हैं, उसे उपजाऊ भूमि कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। ऊसर उसे कहा गया है जो अनुवर है, जिसमें कोई उपजाऊ क्षमता नहीं है। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण इन्हीं सहज विशेषताओं तथा बाह्य लक्षणों, जैसे कि उसका गठन कैसे हुआ, उसका रंग क्या है, भूमि की जो ढाल है वह कैसी है और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया है। गठन के आधार पर मृदाओं के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? पांशु है, दोमट है, मृणमय है और बलुई है। रंग के आधार पर वे लाल, पीली, काली इत्यादि हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए थे। 1956 में भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदा के व्यापक अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधीन में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए हैं। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी टाइप इसके दे रखे हैं? जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, लेटराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवण मृदाएं, पीटे में मृदाएं और वन मृदाएं। अब देखिए, जलोढ़ मृदाओं की बात करते हैं। जलोढ़ जो मृदाएं हैं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। देखिए, जलोढ़ मृदाओं की जो लोकेशन है वो आपसे पूछी भी जा सकती है। तो यह है कुल कितने क्षेत्रफल? पहली चीज़ ये 40% एरिया को इंडिया के कवर करती है। दूसरी बात जो यह उत्तरी मैदान जो है हमारे गंगा और यमुना नदी के जो मैदान है वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग ढके हुए हैं। ये निक्षेपण मृदाएं हैं, ठीक है, निक्षेपित होकर आई हैं, जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। ये मृदा किसके द्वारा बहाकर लाई गई है? नदियों के द्वारा या उनकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनके द्वारा बहाकर लाई गई हैं। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे में होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदानी भाग में फैली हुई हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि यह जो है वह हमारे उत्तरी अक्षेत्र में फैली हुई है, जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहता है कि जो राजस्थान का एक गलियारा है वहाँ से होते हुए यह गुजरात के मैदान में भी फैली हुई है, ठीक है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्व तट की नदियों की डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। जलोढ़ जो मृदाएं हैं वे गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदाओं की यदि मैं बात करूं तो यह बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की होती है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। देखिए, अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें पोटास की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? तो वह कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। और सेकेंड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें फास्फोरस की मात्रा बिल्कुल ही ना के बराबर होती है? तो ऐसी मिट्टी हमारे पास कौन सी है जिसमें फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है? वह हमारी जलोढ़ मिट्टी है। गंगा के ऊपरी तथा मध्यवर्ती मैदान में खादर, यदि ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान की बात करूं तो उसे खादर मिट्टी पाई जाती है। और जो नीचे की बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं पाई जाती हैं। खादर जो है वह प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है। देखिए, जो नई मिट्टी है उसे क्या कहा गया है? खादर कहा गया है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहा गया है? बांगर कहा गया है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से थोड़ा दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियम संग्रहण तथा कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं जो हैं वे अधिक दुमटी और मृणमय हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इन्हें बालू की मात्रा जो है वह घटती जाती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग जो है वह हल्के धूसर राख धूसर जैसा होता है। इसका जो है वह रंग निष्पेषण की गहराई तथा जलोढ़ की गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है। देखिए, जो इसका रंग है वह किस चीज़ पर निर्भर करता है? कितनी गहराई से यह निक्षेपित हुई है। दूसरा बात, इसकी गठन कैसे हुआ है और निर्माण में लगने वाली समय अवधि कितनी है। इसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि इसका रंग कैसा है। जलोढ़ जो मृदाएं हैं वहाँ पर गेहूं कृषि की जाती है, जैसे कि चावल और ज़्यादातर गेहूं ही वहाँ पर उगाया जाता है। अब देखिए, मैं आपको मैप से क्लियर कर देती हूँ कि जो जलोढ़ मिट्टी है, देखिए बेटा, जहाँ पर ये छोटे छोटे क्रॉस लगे हुए हैं ये सारे के सारे ये जलोढ़ मिट्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह उत्तरी मैदानों में, ये उत्तरी गंगा यमुना के मैदान है और यहाँ से यह पश्चिमी बंगाल तक जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। और फिर मैंने आपको बताया था राजस्थान के एक गलियारे से होती हुई यह गुजरात के मैदानों में फैली हुई है। तो यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी का आपको विस्तार दिखा रखा है। यहाँ से आप अपनी स्टेट लोकेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार को क्रॉस करते हुए वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया में हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर राजस्थान का कुछ एरिया है और कुछ यहाँ पर गुजरात का एरिया सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी की लोकेशन आपको क्लियर हो गई होगी और कहाँ कहाँ ये मिलती है। और जलोढ़ मिट्टी को दो तरीके से विभाजित किया गया है, खादर और बांगर में विभाजित किया गया है। और यह कुल क्षेत्र के 40% भाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की प्रवृत्ति, रंग, ये सब कुछ मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ आज पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। तो देखिए, जो काली मृदाएं हैं वह दक्कन के पठार पर अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो हमारा दक्कन का पठार है, इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं, गुजरात के, आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के कुछ भाग सम्मिलित हैं। देखिए, दक्कन का पठार भी हमारा नीचे की तरफ अवस्थित है। और यहाँ हम बात करें तो यह कौन कौन से राज्य इसमें इंक्लूडेड हैं? तो देखिए, महाराष्ट्र का कुछ भाग इन्वॉल्व है इसमें, फिर उसके बाद गुजरात का, फिर उसके बाद यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु
तमिलनाडु का भाग सम्मिलित है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों तथा दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। देखिए कौन कौन सी रिवर में गहरी काली मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। पहले मैंने आपको क्लियर किया स्टेट को, ठीक है। महाराष्ट्र, बेटा महाराष्ट्र से ऊपर की तरफ लगता हुआ गुजरात है। नीचे की तरफ हम आए तो तेलंगाना को छोड़कर आंध्र प्रदेश उससे इंक्लूडेड है, और आंध्र प्रदेश से नीचे की तरफ जो सटा हुआ हमारा राज्य है वो तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो फिर नदियों की यदि हमसे बात की जाए तो नदियों में हमारी जो कावेरी और गोदावरी नदी कृष्णा और जो गोदावरी नदी है, देखिए दोनों का रीजन प्लेस मैंने आपको बता रखा है, महाराष्ट्र में ही है। दोनों नदियों में कुछ हद तक काली मिट्टी पाई जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं इन मृदाओं को रेगड़ तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए यह कपास की खेती के लिए अनुकूल होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कपास की मिट्टी का कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है, या हम इसे रेगड़ मिट्टी भी कह सकते हैं। आमतौर पर काली जो मृदाएं हैं वह मृणमय, गहरी तथा अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। जब काली मिट्टी गीली होती है तो देखिए वह कौन सी अवस्था में होगी, चिपचिपी होगी, और पानी की वजह से वह फूल भी जाती है। सूखने पर यह सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। देखिए जब इसमें पानी भर जाता है उसके बाद जब यह सूखेगी, जब शुष्क ऋतु आएगी तो उस समय पे जब पानी इसका सूख जाएगा तो उससे क्या स्थिति उत्पन्न होगी, उससे वो मिट्टी में जो है वह बड़ी बड़ी दरारें आ जाएंगी। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनमें स्वैतिक जुताई हो जाती है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के सह की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। देखिए काली जो मृदा है उसमें काफ़ी ये कह सकते हैं कि जो इसमें जो पावर है वह पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की है, और ये धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करती है, और नमी का इसमें क्षय होने की अवस्था विशेषता की वजह से जो इसमें नमी की जो अवधि है वह एक लंबे समय तक बनी रहती है। इसके कारण फसलों को विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती है और वे फलती फूलती हैं। नमी इसमें काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो फसलें वर्षा पर निर्भर करती हैं वे इसमें फल फूल सकती हैं, क्योंकि इसमें नमी जो है वह एक लंबी समय अवधि तक बनी रहती है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लोहा और मैग्नीशियम, एल्यूमिना के तत्व जो है वह काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि काली मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप आंसर देंगे यहाँ पर चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना के तत्व जो है वह काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटास की भी मात्रा पाई जाती है, लेकिन जो फास्फोरस और नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी में भी मैंने आपको बताया था कि उसमें फास्फोरस की कमी होती है, और यहाँ पर जो काली मृदा है उसमें भी फास्फोरस की कमी होती है, और साथ ही उसमें नाइट्रोजन व जैव जो पदार्थ हैं उनकी भी कमी होती है। इस मृदा का जो रंग है वह गाढ़े काले स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न अभाव का होता है। देखिए इसका जो कलर है वह कैसा, जो काला रंग होता है, स्लेटी जो कलर होता है, उसकी जो बीच की अवस्थाएं होती हैं ऐसा कुछ कलर हमारी काली मिट्टी का, जैसे कि नाम से ही क्लियर है काली मिट्टी, काली बोला गया है तो वह काले ही रंग से संबंधित होगी। फिर हम यहाँ बात करेंगे लाल और पीली मृदाओं के बारे में। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानें बेटा कौन सी हैं, जो मैग्मा और लावा से बनी हुई हैं उन्हें आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। और यह कहता है कि जो लाल मृदाएं हैं वह दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर लाल मिट्टी बनती है, लाल मृदा बनती है, और जहाँ पर ज़्यादातर रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं जो है वह उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। देखिए लोकेशन देख लेते हैं। यदि मैं पीली और लाल मृदाओं की बात करूं तो यह देखिए उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल से लगता हुआ उड़ीसा के साथ ही लगता हुआ छत्तीसगढ़ है, और मध्य गंगा के जो मैदान हैं उनके दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विचरण के कारण होता है। देखिए इनका लाल रंग का रीज़न क्या होता है, जो कायांतरित चट्टानें हैं उनमें लोहा जो है वह व्यापक रूप में विचरण की वजह से
इनका रंग लाल होता है। जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती हैं। जब इसमें जल का समायोजन हो जाता है तब इसका रंग जो है वह लाल की बजाय कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं जो है वह सामान्यतः उर्वर होती हैं। उर्वर का मतलब यहाँ पर क्या है, उपजाऊ होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की जो मृदाएं होती हैं वह अनुवर होती हैं। देखिए, उर्वर उपजाऊ मिट्टी वह होगी जिसके जो कण है वह काफ़ी महीन है, लेकिन जिसके मोटे कण होते हैं वह अनुवर होती है। इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। सेम एज इट इज़ मैंने आपको काली मिट्टी के बारे में बताया था, जहाँ पर नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है, उसमें साथ में जैव पदार्थों की भी कमी पाई जाती है और यहाँ पर ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे लेटराइट के बारे में। लेटराइट, अब देखिए बेटा, एक लेटर शब्द से बना हुआ है और लेटर शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर लैटिन शब्द है और लैटिन शब्द का अर्थ क्या है, ईंट है। लेटराइट जो मिट्टी है वह उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है, जहाँ का टेम्परेचर हाई है और साथ ही साथ वहाँ पर बरसात जो है वह भी भारी मात्रा में होती है। ये मृदाएँ जो है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुई तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ जो चुनिका है और सिलिका है दोनों निक्षलित हो जाते हैं और लोहे के ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी पाई जाती है तथा लो ऑक्साइड और पोटास की अधिकता पाई जाती है। परिणाम स्वरूप जो लेटराइट मृदाएं हैं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती हैं। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद तथा उर्वरकों को भारी मात्रा में डालना पड़ता है। ऐसे क्षेत्र कौन से हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, जहाँ पर काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटराइट मिट्टी जो है वह उपयुक्त होती है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप यहाँ पर बताएंगे कि लेटराइट मिट्टी का जो उपयोग है वह काजू की खेती के लिए किया जाता है और यह कौन कौन से क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और केरला है, जो हमारे 3 नीचे के स्टेट हैं। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदाएं जो है वह सामान्यतः कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अब हम एक बार मैप से देख लेते हैं इन सभी मृदाओं के बारे में। देखिए बेटा, अभी तक मैंने आपको जलोढ़ मृदा मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब हम यहाँ पर जो ये बड़े बड़े सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हम देखेंगे लाल व पीली मृदा से संबंधित है। लाल और पीली मृदा से संबंधित मैंने आपको 2 ही रीजन क्लियर किए थे यहाँ पर। एक मैंने उड़ीसा बताया था, उसी के साथ मैंने छत्तीसगढ़ बताया था। फिर मैंने कहा था कि जो गंगा के जो दक्षिणी मैदान है, दक्षिणी पूर्वी मैदान है, वहाँ पर भी लाल और पीली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ क्षेत्र यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। ये हम कह सकते हैं तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन केरला का इसमें इन्वॉल्व है। अब हम यहाँ बात करेंगे काली मृदा की। देखिए बेटा, कामली जो मृदा है उसके लिए बड़े बड़े लाइंस रिप्रेजेंट की गई हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारा दक्कन प्लेटू का पश्चिमी भाग है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ हिस्सा गुजरात का, एमपी का, ज़्यादातर हिस्सा जो है वह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का इसमें इन्वॉल्व है। अब हम यहाँ बात करेंगे लेटराइट मिट्टी की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए लेटराइट मिट्टी जो ये शेडेड रीजन है, ये सारा जो शेडेड रीजन है वह लेटराइट मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। तो ये आपको मैप एक फिल करना है जिसमें आपको सभी जो मैंने अभी तक आपको मिट्टी पढ़ाई है, जलोढ़ मिट्टी पढ़ाई, काली मिट्टी पढ़ाई, लाल व पीली व लेटराइट मिट्टी पढ़ाई है। ठीक है, इन सभी को मैप में फिल करना, रिप्रेजेंट करना। ठीक है।